नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम लोग राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद करेंगे जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ही हेल्पफुल होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए आप अंत तक ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं उनको एक एक करके देखते हैं। अगर राष्ट्रपति से कभी क्वेश्चन आता है अनुच्छेद से रिलेटेड, तो दोस्तों इन्हीं में से वह अनुच्छेद रहेगा जो एग्ज़ाम में आएगा। तो आप लोग इसे सुने और अच्छे से याद रखें। सबसे पहला अनुच्छेद दोस्तों अनुच्छेद 52 है, 52, जो कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 के अनुसार कहा गया है कि भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा जो कि प्रथम नागरिक कहलाएगा। हम लोग जानते हैं दोस्तों, जो भारत का राष्ट्रपति होता है वह ही प्रथम नागरिक होता है, और अगर राष्ट्रपति मेल है तो उसकी जो वाइफ होती है वह द्वितीय नागरिक कहलाएगी, और अगर फीमेल राष्ट्रपति हो और तो उसके हस्बैंड जो है वह द्वितीय नागरिक होगा। तो दोस्तों अनुच्छेद 52 में भारत के लिए एक राष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है जो संवैधानिक प्रधान होगा और प्रथम नागरिक भी कहलाएगा। अब नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 में कहा गया है कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वह राष्ट्रपति में निहित होगी। कहने का अर्थ है दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ जो कानून बनाने की जो शक्ति है वह लोकसभा एवं राज्यसभा में मौजूद है। लोकसभा और राज्यसभा जब किसी विधेयक को पास करता है तो उसके उपरांत वह राष्ट्रपति के पास आता है, और राष्ट्रपति जब उसमें सिग्नेचर कर देता है, साइन करता है, इसी के उपरांत वह कानून बन जाता है। इसलिए कहा गया है कि जो कार्यपालिका शक्ति है, क्योंकि सारे काम जो होता है लोकसभा और राज्यसभा का अंतिम रूप से राष्ट्रपति के नाम पे होता है, इसीलिए कहा गया है कि जो राष्ट्रपति है वह कार्यपालिका शक्ति जो है वह राष्ट्रपति में निहित होता है, समाहित होता है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 में कहा गया है दोस्तों कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वह एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा। अब निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा ये तो कह दिया गया है, लेकिन उस निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होगा, यहाँ से क्वेश्चंस बनता है दोस्तों, तो आप लोग ध्यान से सुने। निर्वाचक मंडल में लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, इसके अलावे जो विधान परिषद है और विधानसभा है उसके भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है, निर्वाचक मंडल में जो भी है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा एवं विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, या निर्वाचित सदस्यों के द्वारा मिलकर ही निर्वाचक मंडल बनता है जो राष्ट्रपति का निर्वाचन संपन्न कराता है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 55। आर्टिकल 55 में बताया गया है दोस्तों जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा वह किस तरीके से होगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति के बारे में बात कहा गया है। तो किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 55 में कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 में कहा गया है दोस्तों कि जो राष्ट्रपति है उसके कार्यकाल के बारे में वर्णन किया गया है। अब वह कार्यकाल कितना होगा इसके बारे में वहाँ बताया गया है। तो आर्टिकल 56 में 56 में बताया गया है कि जो राष्ट्रपति बनेगा उसका कार्यकाल 5 वर्ष होगा। निर्वाचन के उपरांत 5 वर्ष का कार्यकाल एक राष्ट्रपति को मिलता है, लेकिन समय के पूर्व भी राष्ट्रपति अपना पद त्याग सकता है। तो अपना जो त्याग पत्र है वो राष्ट्रपति किसे देगा, तो दोस्तों याद रखें, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देगा और उपराष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देगा। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 57। दोस्तों इसमें कहा गया है कि पुनर्निर्वाचन के लिए योग्यता या पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य या पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, इसमें इसके अंतर्गत दोस्तों हम लोग जानते हैं
कि जो भी एक बार अगर कोई राष्ट्रपति बना है तो वह दोबारा भी चुनाव में खड़ा हो सकता है, तिबारा भी खड़ा हो सकता है। और यहीं पे अमेरिका और भारत में अंतर है, क्योंकि अमेरिका में एक राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल तक निर्वाचित हो सकता है, लेकिन तीसरे कार्यकाल के लिए वह योग्य नहीं होगा, वह खड़ा नहीं हो सकता है चुनाव में। लेकिन भारत में ऐसी कोई सीमा नहीं है, यानी कि ऐसा कोई भी बंदिश नहीं है। भारत में कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितनों ही बार राष्ट्रपति के लिए चुनाव में खड़ा हो सकता है। अब नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 58। आर्टिकल 58 में कहा गया है दोस्तों कि राष्ट्रपति जो होगा उसके निर्वाचन के लिए योग्यता की बात की गई है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, इसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं। आपको याद रखना है 58 में योग्यता की बात की गई है। तो राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए उसको आप लोग सुनिए। पहला है कि वह व्यक्ति 35 वर्ष उम्र का होना चाहिए, इससे कम का नहीं होना चाहिए। दूसरा है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक जो होगा वही राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए योग्य समझा जाएगा। तीसरा है दोस्तों कि वह पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए, तभी वह राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़ा हो सकता है। चौथा है दोस्तों लाभ के पद पर आसीन नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति लाभ के पद पे है, यानी कि सरकारी नौकरी पे है, तो वह राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए योग्य नहीं होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसे आप लोग याद रखें, सबसे इम्पोर्टेंट, अगर कहीं पे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है तो इसी पॉइंट पे होता है। जो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए योग्य होगा वो किसे योग्य माना जाएगा, तो जो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो वह राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए योग्य समझा जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे कन्फ्यूजन ये होगा कि जो लोकसभा है, तो हम लोग लोकसभा के लिए जानते हैं कि लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए उम्र सीमा है वह 25 वर्ष है, लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए 35 वर्ष है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि 25 वर्ष में राष्ट्रपति का नहीं, लेकिन क्या 35 वर्ष का कोई बंदा जो है क्या वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता है? तो इसका जवाब होगा लड़ सकता है। तो जिसका उम्र 35 साल हो चुका हो और लोकसभा की सदस्य बनने की योग्यता रखता हो तो वह व्यक्ति राष्ट्रपति के निर्वाचन में खड़ा हो सकता है। यही सब योग्यता के बारे में बात की गई है दोस्तों, तो इसे आप याद रखें। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आर्टिकल 59। आर्टिकल 59 में कहा गया है कि जो राष्ट्रपति का पद है उसके लिए शर्त की बात कही गई है। तो आपको बस 59 में याद रखना है कि राष्ट्रपति का जो पद है उसके लिए कुछ शर्त दी गई है। तो वो शर्त क्या है, जब हम लोग राष्ट्रपति डिटेल से पढ़ेंगे तो उसमें दोस्तों हम बताएंगे। तो आप लोग मेरे चैनल पे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरह के कंटेंट हम आपको देते रहेंगे समय समय पर। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 में दोस्तों राष्ट्रपति का शपथ के बारे में कहा गया है कि राष्ट्रपति किस तरह से शपथ लेगा, उसका वर्णन आर्टिकल 60 में है। अगर इसको याद रखना है तो 60 और 60 से शपथ हम लोग कोरिलेट कर सकते हैं, तो आप भी इस तरह के कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 में दोस्तों कहा गया है कि राष्ट्रपति जो होगा उस पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा सकती है। और जो महाभियोग की प्रक्रिया है वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जा सकता है, तो अनुच्छेद 61 के अनुसार लगाया जा सकता है। अब महाभियोग लगाने का क्या तरीका है, तो महाभियोग दोस्तों जो भी है अगर राष्ट्रपति के अक्षमता पे लगेगा और संवैधानिक दुरुपयोग के आधार पर ही लगेगा। सिर्फ महाभियोग 2 ही तरीके पे लग सकता है, भ्रष्टाचार के आधार पे महाभियोग नहीं लगता है, या तो संवैधानिक उपबंध के आधार पे नहीं होगा तो उस पे लगेगा, संवैधानिक दुरुपचार के अनुसार लगेगा, या तो अक्षमता के अनुसार लगेगा।
तो दोस्तों आपको याद रखना है, अब महाभियोग के बारे में जो भी है वह हम डिटेल से जब राष्ट्रपति पढ़ने लगेंगे उस वक्त बताएंगे, आपको घबराना नहीं है, बस चैनल पे बने रहना है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 74। आर्टिकल 72 दोस्तों कहता है कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति जो है वह किस पे है, तो आर्टिकल 72 में दिया गया है कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति का जो सजा होता है उसे क्षमा कर सकता है, उसे कम कर सकता है, उसकी प्रकृति को बदल सकता है। ये सब के बारे में भी हम लोग डिटेल से आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 दोस्तों कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्री परिषद होगा। हम लोग जानते हैं दोस्तों कि राष्ट्रपति एक रबड़ स्टाम्प की तरह काम करता है। तो कैसे राष्ट्रपति रबड़ स्टाम्प की तरह काम करता है, तो इसको ऐसे समझिए, जो भी मंत्री परिषद उसे सलाह दे के कहेंगे कि आपको ये करना है तो राष्ट्रपति उसी के अनुसार अपना काम करेंगे। इसीलिए राष्ट्रपति को कहा जाता है कि वह रबड़ स्टाम्प की भांति काम करते हैं। तो 74 में आपको याद रखना है मंत्री परिषद के बारे में उल्लेख किया गया है। अब नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं आर्टिकल 80। आर्टिकल 80 दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप याद रखें। इसमें कहा गया है कि जो राष्ट्रपति है वह राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करेंगे। राज्यसभा में, इसे आप याद रखें, कहाँ, तो राज्यसभा में। किस अनुच्छेद के तहत, 80 के तहत। कितने लोगों को, कितने सदस्यों को, तो 12 सदस्यों का मनोनीत, 12 सदस्यों को मनोनीत करेंगे राज्यसभा में। अब वो सदस्य किस क्षेत्र का होना चाहिए, तो दोस्तों जो समाज से जुड़ा हुआ हो, जो कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो, जो विज्ञान के क्षेत्र में प्रदर्शन किया हो, जो आर्थिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में अच्छा कार्य किया हो, उन्हीं लोगों में से 12 लोगों को राष्ट्रपति अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा में मनोनीत करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं दोस्तों आर्टिकल 108। आर्टिकल 108 है 108। इसमें दोस्तों कहा गया है कि जो लोकसभा और जो राज्यसभा है, जब उन दोनों में किसी विधेयक को लेके गतिरोध उत्पन्न होगा तो राष्ट्रपति वहां पे मध्यस्थ की भूमिका निभाएगा और बोलेगा कि आप दोनों कहने का अर्थ हुआ लोकसभा एवं राज्यसभा, आप दोनों मिलके एक संयुक्त अधिवेशन करें और मामला को सुलझाने का काम करें। तो दोस्तों 108 संयुक्त अधिवेशन का बात करता है। किसका संयुक्त अधिवेशन, तो लोकसभा एवं राज्यसभा का। किसके द्वारा यह मीटिंग बुलाया जाता है, यह अधिवेशन करवाया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा करवाया जाता है। इसे ही आप याद रखें। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं आर्टिकल 111। दोस्तों 111 राष्ट्रपति को वीटो की शक्ति प्रदान करता है। वीटो की शक्ति कहने का अर्थ है दोस्तों, जिस प्रकार से हम लोग IMF वगैरह में देखते हैं कि वीटो की पावर है अमेरिका, चाइना, रूस, ये सबको जिस प्रकार से वीटो की पावर है, वैसे ही पावर हमारे यहाँ 111 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को दिया गया है। राष्ट्रपति को दिया गया है इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को या तो स्वीकार कर सकता है या तो उसे अस्वीकार कर सकता है, या तीसरा जो है उसे ना तो स्वीकार करेगा और ना ही अस्वीकार करेगा, मीन्स कि अपने पास रखा रहेगा, उसके बारे में कुछ नहीं कहेगा। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल आगे पढ़ेंगे, बस आपको हमारे चैनल पे बने रहना है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं आर्टिकल 123। दोस्तों 123 में कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है उसके लिए अध्यादेश की शक्ति दी गई है। अध्यादेश क्या होता है दोस्तों, थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं, जबकि हम लोग आगे अध्यादेश के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे बस इतना समझ लीजिए कि जो अध्यादेश होता है, अध्यादेश कहने का अर्थ होता है अस्थायी रूप से एक कानून का बन जाना, एक विधि का बन जाना ही अध्यादेश है, और यह शक्ति राष्ट्रपति में निहित है।
तो कहने का अर्थ है यह कब बनता है, कब अस्थायी रूप से यह एक कानून के रूप में काम करता है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ कानून बनाने की शक्ति लोकसभा एवं राज्यसभा को है, लेकिन जब कभी देश को उस कानून की अत्यंत आवश्यकता हो, एकदम जरूरी हो और हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा का सेशन नहीं चल रहा हो, तो इस दौरान राष्ट्रपति अध्यादेश के माध्यम से वह कानून बना सकता है। लेकिन जो अध्यादेश है उसकी अवधि जो होगी वह 6 सप्ताह, अर्थात दोनों सदनों से इसे 6 सप्ताह के अंदर पास कराना अनिवार्य होगा। लेकिन अगर कभी कभी ये होता है कि जो दोनों सेशन होता है, जो दोनों सदन होता है, उन दोनों के बीच जो मीटिंग होता है, सेशन होता है, उसकी अधिकतम अवधि जो होती है वह 6 वर्ष की हो जाती है, 6 माह की हो जाती है, सॉरी दोस्तों 6 माह की हो जाती है। तो इस 6 माह और 6 सप्ताह को जोड़ दिया जाए तो 6 माह 6 सप्ताह अध्यादेश की अधिकतम अवधि होगी। दोस्तों यह जो एग्ज़ाम है वह 6 JPSC में पूछा गया था और 2017 के UPSC में भी यह क्वेश्चन रिपीट हुआ था। तो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है, इसे आप याद रखें। नेक्स्ट अनुच्छेद देखते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 क्या कहता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत दोस्तों कहा गया है कि भारत में राष्ट्रीय आपात जो लगाया जाएगा वह 352 के तहत लगाया जाएगा। और यह राष्ट्रीय आपात कौन लगाएगा, तो राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपात लगाने की शक्ति प्रदान की गई है अनुच्छेद 352 के तहत। इसी तरह इसको भी हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे दोस्तों, आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, आपको बस मेरे साथ बने रहना है। हम एक भी चीज़ आपको नहीं छोड़ेंगे जिससे कि एग्जाम में परेशानी हो। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं दोस्तों 356 में कहा गया है कि इसके बारे में कहा गया है संवैधानिक तंत्र की विफलता है। यह संवैधानिक तंत्र की विफलता, यह तो संविधान का लैंग्वेज हो गया, इसे आम बोलचाल की भाषा में राष्ट्रपति शासन कहा जाता है दोस्तों। तो राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन के बारे में उल्लेख किया गया है। इसी तरह अनुच्छेद 360, तो अनुच्छेद 360 दोस्तों कहा गया है कि इसमें वित्तीय आपात की शक्ति जो है वह राष्ट्रपति में निहित है, यानी राष्ट्रपति जो है 360 के तहत देश में वित्तीय आपात लगा सकते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है 352, 356 और 360, इसके बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल से नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर से ज़रूर पढ़ेंगे दोस्तों। आप लोगों को बस वीडियो में बने रहना है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं दोस्तों, उधर कुछ आर्टिकल छूट गया था उसे नीचे हम दे रहे हैं। तो आर्टिकल 62 के बारे में कहा गया है कि दोस्तों कि राष्ट्रपति का पद में जब रिक्ति हो जाए तो उसे भरने की अवधि दी गई है, उसे पूरा करने के लिए समय सीमा की बात की गई है कि राष्ट्रपति जो है उसका जो पद जब रिक्त हो जाता है, पद जब खाली हो जाता है तो उसका जो पद है उसे कब तक भरा जाए। तो दोस्तों याद रखिए 6 माह के अंदर जब राष्ट्रपति का पद अगर खाली हो जाए, रिक्त हो जाए, तो 6 माह के अंदर उसे भरने का प्रावधान किया गया है। किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, तो यह है अनुच्छेद 62 के तहत। नेक्स्ट आर्टिकल है दोस्तों आर्टिकल 331 दोस्तों 331 के अनुसार दोस्तों यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि अभी हाल में ही इसमें परिवर्तन हुआ है और हम लोग जानते हैं कि किसी भी चीज़ में अगर कुछ परिवर्तन होता है तो वो टॉपिक अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसलिए यह अनुच्छेद एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो चुका है, तो आप इसे हर हाल में याद रखें। जो 331 है उसके अनुसार कहा गया है राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है कि राष्ट्रपति जो है लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों का मनोनयन करेंगे अनुच्छेद 331 के अंतर्गत। तो दोस्तों लेकिन वर्तमान में
एनडीए की 2 की सरकार ने 331 है अनुच्छेद, उसके तहत एंग्लो इंडियन सदस्यों का जो मनोनयन होता है उसे समाप्त कर दिया गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा होता था, इसे वर्तमान में किस सरकार ने समाप्त किया या किस में ऐसा प्रावधान था? है नहीं पूछेगा दोस्तों, था पूछ सकता है, तो आप लोग इसे याद रखें। 331 के तहत 2 एंग्लो इंडियन, अगर कभी हो सके कि एंग्लो इंडियन सदस्य चुनाव के द्वारा चुनाव लड़के अगर वो आ चुका है तो इस कंडीशन में एंग्लो इंडियन सदस्यों का मनोनयन नहीं किया जाता था। लेकिन अगर एंग्लो इंडियन सदस्य निर्वाचन के द्वारा नहीं आए तो उनका कोटा पूरा करने के लिए राष्ट्रपति 2 लोगों का मनोनयन करते थे। तो इस तरह से राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद की चर्चा हम लोग कर चुके हैं दोस्तों। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग राष्ट्रपति के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, एकदम बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए, जहां तक हो सके लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। तो आप लोगों का वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।